हेलो जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट हाई यील्ड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एप्लीकेशन होगा और आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन रखा है मैंने जिससे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ नेट सेट में अक्सर पूछे जाते हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So the first question is, which of the following best explains the rigidity of a peptide bond? आपने पेप्टाइड बॉन्ड की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी तब मैंने आपको बताया जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो रिजिड है, प्लेनर है, राइट? तो वो रिजिडिटी क्या थी, किस वजह से थी? मैंने बोला था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है? CONH। जो ये बॉन्ड है आपका, ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये बहुत ही एक रिजिड बॉन्ड है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे तो ये एक कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें रिजिडिटी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? जो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस CN बॉन्ड को एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाते हैं और यहाँ पे CN के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का हो जाता है और ये वाला डबल बॉन्ड O पे जाके O को नेगेटिव चार्ज देता है, यहाँ पे N पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जस्ट सिंपली आप याद रखेंगे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसकी डीलोकलाइजेशन होती है और ये CN बॉन्ड जो एक्चुअल में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ जाता है और उसकी वजह से ही जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें रिजिडिटी आ जाती है। क्यों? आप सबको पता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, राइट? लेकिन डबल बॉन्ड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिजिड है, उसको तोड़ना उससे ज़्यादा मुश्किल है और ट्रिपल बॉन्ड उससे ज़्यादा मुश्किल है तोड़ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसकी वजह से आ जाता है CN बॉन्ड में? रेजोनेंस की वजह से। और ये रेजोनेंस किस वजह से आता है? होता है जो लोन पेयर होता है इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो बाकी के ऑप्शंस, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से तो हमारी रिजिडिटी नहीं आती है। स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन R ग्रुप्स, इसकी वजह से भी रिजिडिटी नहीं आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से भी रिजिडिटी नहीं आती है। तो हमारी रिजिडिटी जो है पेप्टाइड बॉन्ड की वो किससे आ जाती है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। और वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस वजह से होता है? रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द पेप्टाइड बॉन्ड हैज रेजोनेंस बिटवीन द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एंड द carbonyl group. Carbonyl group means the CO group, okay? Creating partial double bond character and making it rigid and planar. तो आप याद रखेंगे जो ये partial double bond character है इसकी वजह से दो चीजें होती है। तो rigidity आ जाती है। rigidity means ये flexible या rotation नहीं हो पाती, इसमें ये rigid बनता है, सख्त बनता है। और ऑब्वियसली जब ये रिजिड होगा तो इसमें मूवमेंट्स नहीं होंगी, तो ये जिस प्लेन में ये बॉन्ड है उसी प्लेन में रहेगा, तो दूसरे प्लेन्स में इसकी मूवमेंट नहीं होगी। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से इसमें दो चीज़ें हो जाती है, एक तो प्लेनैरिटी आ जाती है और दूसरा रिजिडिटी। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि इसकी वजह से प्लेनैरिटी और रिजिडिटी आ जाती है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड की, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पेप्टाइड bond key. So move on to the second one, which is peptide bond formation between two amino acids involves the removal of. आपको तो ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है मींस आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ या अमाइनो ग्रुप के साथ मिल जाता है और उसमें एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें वाटर का रिमूवल हो जाता है, वाटर बाहर निकलता है और इस प्रोसेस में कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो अमाइनो ग्रुप है इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है विद द रिलीज ऑफ वाटर। और मैंने ये भी आपको बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड जितने बनेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स के बीच में अगर बन रहा है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड है और उस एक पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल का
रिमूवल हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आप बिना देखे बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका ऑप्शन बी है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। Peptide bond formation is a condensation reaction between carboxyl of one amino acid and amino group of another, releasing one water molecule। अच्छा, अगर हमारे 3 पेप्टाइड्स जुड़ रहे हैं, ये एक अमाइनो एसिड है, ये जुड़ रहा है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, तो यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे और एक अमाइनो एसिड है, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने? 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने, राइट। तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनने का मतलब है यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। तो इज इट क्लियर? Let's move on to question number 3 now. The question is, which of the following statements is false regarding peptide bond? तो इन 4 स्टेटमेंट्स में से जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड इज स्टेबल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ में, जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बहुत ही एक स्टेबल बॉन्ड है। स्टेबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस की वजह से, जो इसके बॉन्ड को स्टेबिलिटी देता है, और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये स्टेबल बॉन्ड है। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस कब होती है? जब हम कोई एंजाइम इसमें डालेंगे, ओनली देन द पेप्टाइड बॉन्ड विल बी हाइड्रोलाइज। सो at normal physiological conditions this bond is quite stable, so this is a true statement, it is not false। peptide bond is formed by transamidation। क्या हमने transamidation कहीं पे पढ़ा? नहीं। हमने क्या पढ़ा था? हमने condensation पढ़ा था। जब हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा तब हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड किस वजह से बनता है। एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अमाइन ग्रुप के साथ मिलके क्या बनाता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, राइट। तो ट्रांसअमाइडेशन से नहीं बनता, कंडेंसेशन से बनता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस इज काइनेटिकली स्लो। यस, इट इज काइनेटिकली स्लो। थर्मोडायनेमिकली इट इज फेवरेबल। ये हो सकती है हाइड्रोलिसिस, लेकिन ये बहुत स्लो है। तो ये स्पीड अप कब होती है? जब हम इसमें कोई एसिड बेस ऐड करेंगे, एंजाइम ऐड करेंगे, तभी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज ये काइनेटिकली एक स्लो रिएक्शन है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। देन द लास्ट वन इज पेप्टाइड बॉन्ड इज यूजुअली फाउंड इन ट्रांस कॉन्फिगरेशन। ये भी आपको पता है, प्रॉपर्टीज में मैंने बताया है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये ट्रांस कॉन्फिगरेशन में रहता है। जो प्रेफर्ड कॉन्फिगरेशन है दैट इज ट्रांस कॉन्फिगरेशन। क्यों? मैंने बताया है आपको, जो एक हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, चाहे ट्राईपेप्टाइड है, पेंटापेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, कोई भी हमारे अमीनो एसिड्स मिलके जब एक चेन बनाएंगे तो उनमें बल्कि आर ग्रुप्स है। ठीक है, सिंपल आर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, बल्कि भी हो सकते हैं, तो इनमें एक आर ग्रुप होता है। लेकिन अगर ये आर ग्रुप सेम साइड से रहेंगे तो क्या होगा? मैंने बताया है, क्राउडिंग हो जाएगी। एक ही साइड से सबको बिठाएंगे हम तो क्राउडिंग हो जाएगी। क्राउडिंग मीन्स स्टीरिक हिंड्रेंस। सिंपल वर्ड्स में हम क्राउडिंग कहेंगे, यही स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। तो ये आर ग्रुप्स जो है आपस में रिपेल भी करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड पे जो है असर पड़ेगा, हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन पे, ओवरऑल प्रोटीन पे ही असर पड़ेगा। तो ट्रांस कॉन्फिगरेशन जो है ये प्रेफर्ड कॉन्फिगरेशन है। इसमें होता क्या है, हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है तो हमारे आर ग्रुप्स जो है ये अपोजिट साइड से होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे इन आर ग्रुप्स में बहुत कम इंटरेक्शन होती है, और इससे होता क्या है, हमारा जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, बिकॉज आर ग्रुप एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग आप बोलो, क्राउडिंग नहीं होती, स्टीरिक हिंड्रेंस जो होती है वो नहीं होती इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रेफर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करता है, दो एक्सेप्शंस आर देयर, बट यूजुअली पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में ही देखा जाता है। सो द आंसर वुड बी बी, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अ कंडेंसेशन रिएक्शन, नॉट ट्रांसअमाइडेशन रिएक्शन। ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द अनचार्ज नेचर ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड एट फिजियोलॉजिकल पीएच इज ड्यू टू। आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है कैसे बनता है? अगेन, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप किसके साथ मिलता है? दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ मिलता है। मैं बाकी का स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है बाकी वो नहीं बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे इन फोकस ये दो फंक्शनल ग्रुप्स है, तो ये दो मिलके क्या बनाते हैं? ये दो मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जो है सिंपली CONH बॉन्ड। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? वाटर। यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, और ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया।
अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये अनचार्ज्ड है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया है जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो अनचार्ज्ड है, या आप कह सकते हैं न्यूट्रल है, बट पोलर है। अगर आपने प्रॉपर्टीज याद रखी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हमारा पेप्टाइड बॉन्ड अनचार्ज्ड है और पोलर है। अनचार्ज्ड क्यों है? आप यहाँ पे देखो, जब हमारे अमाइनो एसिड्स ने पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाया था तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप को आप देखो, COOH ग्रुप को देखो, और यहाँ से इस अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप को देखो। COOH क्या है? ये एसिडिक ग्रुप है, राइट? दैट मीन्स ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, H पॉजिटिव डोनेट करता है, इसकी वजह से ये क्या है? ये एक एसिड है, एज एसिड एक्ट करेगा। और NH2 क्या है? NH2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये H पॉजिटिव जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारा अमाइनो ग्रुप जो है ये बेसिक है और हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये एसिडिक है, राइट? तो हमारे एसिडिक और बेसिक फीचर्स हमारे अमाइनो एसिड्स के कब थे? जब इनके बीच में बॉन्ड नहीं बना था। अब जब बॉन्ड बना तो कार्बोक्सिल ग्रुप का OH निकला, अमाइनो ग्रुप का H निकला, वाटर बना और यहाँ पे एक बॉन्ड बना। तो यहाँ पे ना तो एसिडिक फीचर रहता है ना तो बेसिक फीचर इस ग्रुप का रहता है, ठीक है? तो ओवरऑल ये अनचार्ज्ड है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ये अनचार्ज्ड है। दो ये पोलर है। पोलर क्यों है? सबको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से क्या करता है? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक देता है इसको, और यहाँ से O पे ये डबल बॉन्ड आके नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, और नाइट्रोजन जो जिसके इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जा रहे हैं तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें एक पोलर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, ठीक है? चार्ज सेपरेशन हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आया यहाँ पे नेगेटिव आया, तो ये पोलर नेचर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम अमाइनो एसिड पे देखें, ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है एट फिजियोलॉजिकल pH। हम फिजियोलॉजिकल pH की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजियोलॉजिकल pH पे हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये अनचार्ज्ड है लेकिन पोलर है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन ए रेजोनेंस नहीं है, प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड नहीं है। क्यों? बेसिक अमाइनो एसिड तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हो गया इन्वॉल्व। उसके बाद रिमूवल ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। रिमूवल ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप्स, आयनाइजेबल ग्रुप्स कौन से थे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। जब इनमें बॉन्ड बना तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना, आयनाइजेबल ग्रुप्स नहीं रहे ना। अब ये H पॉजिटिव दे सकता है ना ही H पॉजिटिव रिसीव कर सकता है, इसके जो ये ग्रुप्स है, ठीक है? तो रिमूवल ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ही इसका आंसर रहेगा। इसकी वजह से हमारा पेप्टाइड बॉन्ड अनचार्ज्ड है। और एक ऑप्शन क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द ऑप्शन इज सी, द पेप्टाइड बॉन्ड इज अनचार्ज्ड एट फिजियोलॉजिकल pH बिकॉज इट लैक्स आयनाइजेबल ग्रुप्स दैट कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाई इज पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बट एक्सट्रीमली स्लो विदाउट एंजाइम्स? जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक स्टेबल बॉन्ड है, मैंने बताया है, राइट? स्टेबल क्यों है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, रेजोनेंस की वजह से है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। इस पेप्टाइड बॉन्ड का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना आप सबको पता है डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, राइट? तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होगी, इस वजह से ये थर्मोडायनेमिकली तो ये फेवरेबल है क्योंकि हमने वाटर को निकाल के पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है। अगर हम वाटर वापस देंगे तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और वापस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही स्लो है। स्लो क्यों है? एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। लेकिन जब हम एंजाइम्स को डालते हैं किसी तब क्या हो जाता है? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और हमारी रिएक्शन आगे बढ़ती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो हाई स्टीरिक इंड्योरेंस इसका रीज़न है? नहीं, इसकी वजह से तो हमारे रिएक्शन के होने नहीं होने पे इसका कोई असर नहीं है। हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोलिसिस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोलिसिस ये इसका रीज़न नहीं है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसका रीज़न है। पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉन पोलर, नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड तो पोलर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इसका आंसर है। So peptide bond hydrolysis has high activation energy, making it kinetically very slow, even though it's thermodynamically favorable. Enzymes like proteases catalyze it. तो कौन से एंजाइम्स है जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं? उनको हम प्रोटीएसेस कहते हैं। तो ये और एक चीज़ है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। प्रोटीएसेस आर दोज एंजाइम्स विच कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ अ पेप्टाइड
peptide bond. Next question, the planarity of peptide bond contributes to which structural aspect of proteins? मैंने कहा है पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर है, रिजिड भी है और प्लेनर भी है, और ये किस वजह से है? पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, या रेजोनेंस की वजह से। तो प्लेनैरिटी अगर हमारी पेप्टाइड बॉन्ड की है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्लेनैरिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स टू विच स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन्स। इस प्लेनैरिटी से क्या हो जाता है, जब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, अगर इसको हम सिंगल बॉन्ड देखें तो यहाँ पे रोटेशन हो सकती है ना, ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है तो अब इसमें डबल बॉन्ड वाले फीचर्स है, तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, तो इसके अराउंड फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए ये रिजिड हो जाता है, मीन इसमें मूवमेंट नहीं होती है, रोटेशन नहीं हो सकती है। जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे रोटेशन नहीं होती है, ये आप याद रखोगे, आगे हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होती है, रोटेशन नहीं होती है, इसका मतलब है हमारे जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये क्या करते हैं, ये हमारी प्रोटीन चेन को, जब सारे पेप्टाइड बॉन्ड ही रिजिड है तो हमारे एक प्लेनैरिटी, हमारी जो प्लेनैरिटी आ जाती है हमारे प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड में कह लो आप, उसकी वजह से होगा क्या, ये एक स्ट्रेट चेन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट चेन बनेगी। दैट मीन्स हमारा जो ये बैकबोन है हमारा प्रोटीन का, इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड से ही मिलके तो लीनियर चेन बनती है, राइट। ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है, ये हमारे अमाइनो एसिड्स है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स है। जब ये रिजिड है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हमारी जो ये चेन बनती है, हमारी जो ये बैकबोन बनती है हमारे प्रोटीन की, इसकी एक फिक्स ज्योमेट्री रहेगी, है ना, इसकी एक फिक्स ज्योमेट्री रहेगी, ये एक फिक्स शेप में रहेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कभी ये इस डायमेंशन में है, कभी दूसरी डायमेंशन में है, ये रोटेट कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, नहीं, ये बस एक प्लेन, इसका बैकबोन जो है एक फिक्स ज्योमेट्री इसको देता है, और ये एक ही तरह से, एक ही शेप में, एक ही डायमेंशन में रह जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइमरी स्ट्रक्चर यही है, जो हमारी लीनियर चेन बनती है अमाइनो एसिड्स की, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो क्या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इससे होती है? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होती, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं। तो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? हमारा पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड है तो रिजिडिटी ही आएगी, और उसकी वजह से एक फिक्स ज्योमेट्री डिटरमिन हो जाती है हमारे बैकबोन की। डायरेक्शनैलिटी इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नहीं, हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का तो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लेना देना है नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड का लेना देना हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ है, और उसको ये रिजिडिटी देता है और एक फिक्स ज्योमेट्री या शेप देता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं है। रोटेशन अराउंड बैकबोन बॉन्ड्स, नहीं, यहाँ से तो रोटेशन कहीं से पॉसिबल नहीं है, ये एक रिजिड बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या है? फिक्स ज्योमेट्री इन द बैकबोन, दैट्स ऑप्शन सी। प्लेनैरिटी ड्यू टू रेजोनेंस लीड्स टू फिक्स ज्योमेट्री व्हिच imposes structural constraints in protein folding. Now which atoms in the peptide bond are involved in resonance? इसमें मुझे बताने की, ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। रेजोनेंस कैसे होती है? हमारे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH बॉन्ड, ये लोन पेयर हमारे इस जो CN बॉन्ड है इसको क्या देता है? इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक देता है, और इसी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। और ये किसके बीच में होती है ये रेजोनेंस? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, या आप कह सकते हो कि अमाइड का नाइट्रोजन, ये अमाइड नाइट्रोजन है हमारा, अमाइड नाइट्रोजन है हमारा, और किसके साथ होता है? ये इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ होता है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाके पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नाइट्रोजन से लेके ऑक्सीजन जो ये पार्ट है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। कहाँ कहाँ हो रही है? इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर, कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड अमाइड nitrogen. Resonance occurs between the carbonyl oxygen and the lone pair on the amide nitrogen, leading to delocalization of electron. Delocalization means movement, shifting होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है, तो यही हमारा रेजोनेंस है जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड में हो जाता है। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज केमिकली क्लासिफाइड एज अ, इसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है? नहीं। न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती है। ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड? नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स में पाई जाती है, आपने पढ़ा है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट किया है। अमाइड बॉन्ड है? यस। एनहाइड्राइड बॉन्ड नहीं है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप्स ऑफ एडजेसेंट अमाइनो ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अमाइड बॉन्ड है, ऑप्शन सी।
मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड इज करेक्ट। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में क्या करेक्ट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, ये तो गलत है। क्यों? पेप्टाइड बॉन्ड हमारा पोलर है तो हाइड्रोफिलिक होगा। पेप्टाइड बॉन्ड इज पोलर एंड पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सही है, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया है। पेप्टाइड बॉन्ड इज नेगेटिवली चार्ज एट न्यूट्रल पीएच, नहीं, न्यूट्रल पीएच मींस फिजियोलॉजिकल पीएच, नहीं, ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज्ड है बट पोलर है, ये भी हमने प्रॉपर्टीज में देखा है, तो ये भी गलत है। पेप्टाइड बॉन्ड कंटेन्स अ फॉस्फोरस एटम, नहीं, हमने पेप्टाइड बॉन्ड में तो कहीं पे फॉस्फोरस एटम नहीं देखा, हमने किसी अमीनो एसिड में फॉस्फोरस एटम नहीं देखा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू CO and NH डाइपोल्स एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनाते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बनने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग देखेंगे, तब हम ये चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जहाँ पे पोलर होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल रोल उसका रहेगा। सो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू CO and NH डाइपोल्स। डाइपोल क्या होता है? चार्ज सेपरेशन, अगेन डाइपोल, जहाँ पे एक साइड से पॉजिटिव चार्ज आए, एक साइड से नेगेटिव चार्ज आए। और आपने रेजोनेंस में देखा है पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट हो जाते हैं N और ऑक्सीजन पे, राइट। और CN बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है उसकी वजह से। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन बी, पेप्टाइड बॉन्ड इज पोलर एंड पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने को मिलेगा। अ ट्राइपेप्टाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ट्राइपेप्टाइड? तो हमारी जो 3 अमाइनो एसिड्स है, ग्लाइसिन, उसके बाद एलानिन, उसके बाद सीरीन, ये 3 अमाइनो एसिड्स मिले हैं तो बना है ट्राइपेप्टाइड। ऑब्वियसली 3 अमाइनो एसिड है, इट वुड बी ट्राइपेप्टाइड। तो ये किससे बना है? 3 अमाइनो एसिड से, ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन, ये 3 अमाइनो एसिड्स मिलके एक ट्राइपेप्टाइड बना रहे हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ट्राइपेप्टाइड? इसका अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट हमें देखना है क्या है। आपको अगर यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे ग्लाइसिन का, एलानिन का और सीरीन का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। अगर नहीं दिया है तो आप याद रखोगे हमेशा के लिए कि जब आपको वेट नहीं दिया हो तो अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट हम किसी अमीनो एसिड का 110 डाल्टन्स लेते हैं। अगर मेंशन किया है वेट तो आप उसी हिसाब से चलोगे, अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो अप्रोक्सीमेशन में हम 110 लेते हैं। तो GAS, ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन, ये मिले और इन्होंने ट्राइपेप्टाइड बनाया। अगर ये ट्राइपेप्टाइड है मींस 3 अमाइनो एसिड्स मिले हैं, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हैं? ऑब्वियसली 2 बॉन्ड बने हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं। ये 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए। तो अब आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट इसका बताना है। तो बताओ, क्या मॉलिक्यूलर वेट सिंपली इन 3 का प्लस होगा? 75 प्लस 89 प्लस 105। क्या हमारा मॉलिक्यूलर वेट ओवरऑल जो टोटल होगा वो इन तीनों का प्लस करके वो जो आएगा वो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो देखना है पेप्टाइड बॉन्ड कितने बने, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले। तो जितना बाहर निकलेगा उतना कम भी तो करना है। तो यहाँ पे इन 3 का प्लस करेंगे हम, वो कितना आएगा? वो 269 आता है। आप इनका प्लस करके देख लो, इट इज 269। और इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट। एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 डाल्टन, है ना। हाइड्रोजन 2 है तो 2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो टोटल 18 होता है एक वाटर मॉलिक्यूल का। तो 2 का कितना होगा? 36। तो 269 में से जब आप 36 को माइनस करोगे वो कितना आएगा? 233। तो ये आपका आंसर होगा। तो कहाँ पे है हमारा 233? इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका आंसर 233 होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर रिमूव्ड in the process, in the condensation reaction. okay? अगर आपके पास पेंटापेप्टाइड है, अगर आपके पास 5 अमीनो एसिड से एक पेंटापेप्टाइड बन रहा है, दैट मीन्स कि 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स है, राइट। और 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स है मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं। तो तब आपको इन 5 अमीनो एसिड्स का प्लस करके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स का
मॉलिक्यूलर वेट माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट प्लस नहीं करना है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए पहला ऑप्शन ऐसे ही दिया है 75 + 89 + 105। दूसरा इसमें ऑप्शन सी 269 - 18, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का माइनस किया हुआ है। नहीं, आपको ख्याल रखना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकले हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है, ट्राईपेप्टाइड इज 3 अमाइनो एसिड्स एंड 3 अमाइनो एसिड्स जब मिलेंगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे एंड ईच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिमूव्स 1 वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना वेट है 18 डाल्टन्स। आपको अगर यूनिट दिए हैं तो ठीक, नहीं दिए हैं तो आप उसी हिसाब से चलोगे। टोटल वाटर लॉस्ट इज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 2 × 18 इज 36, तो टोटल हमारा 269 है, उसमें से माइनस करेंगे हम 36 को एंड आंसर इज 233। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ पेप्टाइड कंपोज्ड ऑफ 5 अमाइनो एसिड्स हैज अ टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 570 डाल्टन। यहाँ पे आपको 5 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बना के दिया है, इट्स अ पेंटापेप्टाइड, ठीक है, 3, 4 और 5। इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है 570 डाल्टन्स। आगे क्या बताते हैं क्वेश्चन में, हाउ मनी वाटर मॉलिक्यूल्स वर रिमूव्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। तो हमको तो इसको कुछ करना नहीं है, हमको तो सिंपली पूछा गया है वाटर मॉलिक्यूल कितने रिमूव हो रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने रिमूव होंगे, जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। कितने पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4। हमेशा आप याद रखोगे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स -1 is equal to number of water molecules removed, which is equal to number of peptide bonds. तो आपके कितने अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है उससे आप एक माइनस कर लो, एक माइनस कर लोगे, उतने वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं, या आप कह सकते हो उतने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं। जितने पेप्टाइड बॉन्ड बने होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा, इट्स 4। अ पेप्टाइड ऑफ n अमाइनो एसिड्स हैज n-1 पेप्टाइड बॉन्ड। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, n अमाइनो एसिड्स है तो n-1 होंगे आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स, या आप कह सकते हो वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 अमाइनो एसिड है तो 5 - 1 इज 4, सिंपली ये इसका आंसर है। A peptide of n amino acids has n-1 peptide bond. Each peptide bond removes 1 water molecule. So 5 amino acids means 4 peptide bonds, which means 4 water molecules lost. अच्छा, इसमें और एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पे तो आपको एक लीनियर पेप्टाइड के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे यहाँ पे कहेंगे अ सर्क्यूलर, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ही बस चेंज करूंगी, आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं अ सर्क्यूलर पेप्टाइड कंपोज्ड ऑफ 5 अमाइनो एसिड्स, तो तब आंसर क्या होगा, तब आंसर 4 नहीं होगा, तब आंसर 5 होगा। क्यों होगा, जब मैं लीनियर की बात करती हूँ तो यहाँ पे 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, लेकिन जब मैं इन्हीं 5 अमाइनो एसिड्स को अब सर्क्यूलर फॉर्म में ले रही हूँ, तो सर्क्यूलर फॉर्म में मीन्स ये वाला अमाइनो एसिड इसका फ्री है ना अमाइनो ग्रुप, क्योंकि इसका पहले अमाइनो एसिड का तो कार्बोक्सिल ग्रुप यूटिलाइज हुआ है, तो इसका अमाइनो ग्रुप फ्री है, राइट। यहाँ से इस अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप यूटिलाइज हुआ है, लेकिन इसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है। आप पेप्टाइड चेन को हमेशा एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल इसीलिए लिखते हो, आप आगे देखोगे इन चीज़ों को। एन टर्मिनल क्योंकि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप इस पहले अमाइनो एसिड का फ्री है, और सी टर्मिनल इज द लास्ट अमाइनो एसिड जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो यहाँ पे अगर हमें सर्क्यूलर बताया जा रहा है क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन चुका है। तो आप 5 अमाइनो एसिड्स का एक पेप्टाइड बनाओ। अब पेंटापेप्टाइड, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये 2, 3, 4 और 5, ठीक है, लेकिन ये सर्क्यूलर है तो इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है। तो अब मुझे बताओ कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। अभी तक तो लीनियर में 4 बन रहे थे, तो यहाँ पे आप काउंट करो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो आंसर तब होगा 5 जब सर्क्यूलर की बात करेंगे, क्योंकि सर्क्यूलर में हमेशा जितने अमाइनो एसिड्स हैं उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड भी बनेंगे, क्योंकि जो हमारे फ्री एंड्स हैं उनके बीच में भी बॉन्ड बना है, तो वो एक्स्ट्रा बॉन्ड +1 हो जाता है। हमारे नॉर्मल जो लीनियर में चल रहा था अभी तक n-1, यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स यानी कि n number of amino acids and n number of water molecules removed and n number of peptide bonds formed. I hope this concept is clear. Now this is the last question here. Which of the following best represents the formula to calculate the molecular weight of a peptide? ये एक जनरल फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहो कि हम मॉलिक्यूलर वेट के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला पता होनी चाहिए।
तो मुझे नहीं लगता मुझे इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अच्छे से समझा तो यहाँ पे आप फॉर्मूला एकदम से आइडेंटिफाई करोगे। ऑप्शन नंबर सी, क्यों? मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होगा हमारे प्रोटीन का या पेप्टाइड का? वो होगा एन इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मल्टीप्लाइड बाई, अगर आपको वेट दिया गया है मैंने कहा तब आपको वो वेट लेना है, अगर नहीं दिया है तो आप 110 मल्टीप्लाई करोगे जो एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमारे अमाइनो एसिड का रहता है। तो n इंटू 110 सिंपली जितने अमाइनो एसिड है उनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इससे हम माइनस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट, तो वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स। n-1 अगर हमारे 5 अमाइनो एसिड है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 18। क्यों? एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट 18 है तो n-1 का कितना होगा उसको हमें इस चीज से सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा आंसर निकलेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पेप्टाइड विच इज n इंटू 110 माइनस n-1 इंटू 18। ये आप हमेशा के लिए याद रखोगे। So each peptide bond is loss of 1 water, that is 18 Dalton. So subtract 18 for each peptide bond. Number of bonds is n-1, and this is how you solve these type of questions. I hope आपके concepts अब crystal clear होंगे. See you in the next lecture. आपको वीडियो पसंद आया तो give it a thumbs up. प्लस मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं बहुत सारे नए नए वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, और आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट www.trueedu.in इस पे जाके वहाँ पे आप टॉपिक ऑन डिमांड सेक्शन में जाके एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। हम आपकी 1-to-1 कोचिंग का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके हम आएंगे जिससे आपकी बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। So see you in the next lecture. Goodbye.